नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं गणपत पूनिया आप सभी का स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर चल रहा था शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसके कार्य क्षेत्र, उसके प्रारूप, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। यानी कल हमने समझा था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसके जो कौन कौन से चरण थे, फिर शिक्षा शब्द का क्या तात्पर्य था, मनोविज्ञान का जनक कौन था, मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले किस पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया था, सबसे पहले किस प्रयोगशाला में मनोविज्ञान को सुचारू रूप से स्थापित किया गया, इस मतलब प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन था। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में की थी। आप इस चैनल पे आज नए हो तो उस वीडियो को आप देख कर फिर इसको देखें ताकि आपको सारा का सारा कंटेंट समझ में आ जाए। ठीक है ना। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक के अंतर्गत जो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। ठीक है ना। क्या है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति? क्या है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति? तो समझते हैं इसको। एक मनोवैज्ञानिक है पील, ठीक है ना, इसके अनुसार क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान है जो शिक्षा का विज्ञान है। यानी इन्होंने कहा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा का विज्ञान है। विज्ञान यानी जो विस्तृत रूप से जिसका हम ज्ञान अर्जन कर सकते हैं उसका शिक्षा का विज्ञान है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है ना। इसकी प्रकृति को समझने के लिए हमें जो चरण दे रखे हैं वो है, सबसे पहला चरण है हमारा नियमों एवं सिद्धांतों का प्रयोग। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हर स्टेप पे इसका जो नियम और सिद्धांत लागू होते हैं। ठीक है ना। इसी के आधार पर इसको एक फैक्ट बनाने के मतलब सत्यता स्थापित करने के लिए क्या का प्रयोग किया जाता है? नियम और सिद्धांतों का। ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाए, जैसे आपके सामने चार ऑप्शन आते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, तो इसमें आपके 3 या 4 ऑप्शन देखिए। उसमें पहला ऑप्शन आएगा नियम और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा नियम और सिद्धांतों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि नियम और सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में किया जाता है। ठीक है। दूसरा है हमारा क्या सदैव सत्य की खोज में रहता है, अर्थात सीखने वाले के व्यवहार का उसके शैक्षणिक वातावरण के संबंध में अध्ययन करता है। यानी इसकी जो प्रकृति है शिक्षा मनोविज्ञान की, ये हमेशा सत्यता की खोज में रहता है। जैसे इसका जो ऊपर वाला टॉपिक था, इसमें कहा है कि नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग होता है, तो सत्यता की खोज में रहता है। यानी ऐसे नहीं कि आपको असत्य या अपूर्ण जो डाटा है वो आपको दे दिया जाए, नहीं, पूर्ण रूप से सत्य जो चीज है वही आपको बताएंगे। और इसमें कहा गया है कि सीखने वाले के व्यवहार, मतलब जैसा आप सीख रहे हो उस आपका व्यवहार उसके शैक्षणिक वातावरण के संबंध में अध्ययन, यानी आपका जो शैक्षणिक वातावरण क्या है उसका अध्ययन करके इसके साथ जो सीखने का जो स्टेप होता है वो कार्य करता है। ठीक है। फिर तीसरा है इसका संबंध अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं के क्या और क्यों से होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है। वापस बता देता हूं आपको। यानी इसका जो संबंध होता है अतीत यानी जो बीत गई है, ठीक है, उस पे इसका जो मुख्य फोकस ना होकर वर्तमान में जो चल रही घटना है उसमें क्या और क्यों, मतलब कोई घटना वर्तमान में हो रही है तो ये क्यों हो रही है, क्या इसका कारण है, उसके ऊपर इसकी मुख्य भूमिका रहती है। ठीक है ना। फिर आता है चौथा स्टेप हमारा। चौथा स्टेप के अंतर्गत आकारात्मक विज्ञान की अपेक्षा ये सकारात्मक विज्ञान है। ये शिक्षा के कैसे, कब, कहां जैसे प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी इसमें जो नेगेटिव साइंस होती हैं उस पर ध्यान ना होकर ये पॉजिटिविटी में चलती है। क्योंकि आपको देखो सबसे पहला कि ये नियम और सिद्धांतों के ऊपर चलती है। जो व्यक्ति नियम और सिद्धांतों के ऊपर चलता है वो हमेशा सत्य मतलब अपनी एक अलग ही समाज में एक भूमिका बनाए रखता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि आकारात्मक विज्ञान की अपेक्षा ये सकारात्मक विज्ञान है। ठीक है ना। ये मतलब एक पॉजिटिव चीज को लेके आगे बढ़ रहा है जो शिक्षा के क्षेत्र में, यानी किस क्षेत्र में, शिक्षा कि कैसे, कब और कहां, यानी हम कोई जैसे किसी घटना घटित हुई तो हम पूछते हैं ना कि वो घटना कैसे घटित हुई थी। ठीक है ना। उसके क्या कारण हुए थे, कब हुई थी और कहां पे हुई थी। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं
इतिहास के अंदर चले जाते हैं तो कहते हैं 1857 की घटना 58 की कैसे हुई थी, क्या उसके कारण रहे थे, कहाँ कहाँ हुई थी, कब कब हुई थी, ये सारी बातें ऐसे इनके जो प्रश्न आते हैं ना उनके उत्तर पर ये अपना ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है ना। और इसके सिद्धांत है जो सार्वभौमिक होते हैं, ठीक है ना। किसके? शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं वो सार्वभौमिक हो, ऐसा नहीं कि इसका एक सिद्धांत मान्य है और दूसरा सिद्धांत मान्य नहीं है, नहीं, इसके जो सारे के सारे सिद्धांत है वो सार्वभौमिक, हाँ मतलब हर एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा ये कहा गया है कि हाँ ये चीज बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर आता है सातवां हमारे सामने कि इसके सभी सिद्धांतों का पुष्टिकरण किया जा सकता है, यानी जो सिद्धांत सार्वभौमिक है तो वो पुष्टि होकर के आए हैं, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है कि इसके एक सिद्धांत में कुछ कमियां रही होगी, नहीं, सारे सिद्धांत है सार्वभौमिक है और सारे सिद्धांतों की ये पुष्टि किया, ऐसे नहीं ऐसे बना दिए कि जैसे कोई हल्का सिद्धांत है तो उन्होंने किसी रिसर्च उस ऊपर प्रयोग किया हो गया कि उसके बाद उस सिद्धांत को पुष्टि की गई, मतलब हर चीज पे प्रयोग करके उस चीज को सत्यता स्थापित करके ही कार्य को किया गया है। फिर आता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में प्राप्त निष्कर्ष और सामान्यीकरण। जो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है, निष्कर्ष और सामान्यीकरण पर्याप्त विश्वसनीय होता है, यानी आप शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को आप ऐसे समझ सकते हो कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, सार्वभौमिक सत्य है, ये पॉजिटिविटी की और ये वर्तमान की घटनाओं पर ज़्यादा निर्भर होती है, मतलब ज़्यादा ध्यान देती है, अतीत को ये इतना महत्व नहीं देता है, ठीक है। और ये पूर्ण रूप से सत्यता स्थापित है, सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त है और इसकी भी पुष्टि भी हर एक सिद्धांत की पुष्टि भी हुई है, ठीक है। और पर्याप्त विश्वसनीयता, यानी जो इसके अध्ययन से जो हमारा निष्कर्ष मिलता है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का जो हम अध्ययन करते हैं उसका हमारे सामने जो निष्कर्ष मिलता है वो पूर्ण रूप से विश्वसनीय है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है शिक्षार्थी या बालक, यानी शिक्षा मनोविज्ञान, एक चीज आपको बताता हूं, शिक्षा मनोविज्ञान के 3 स्टेप होते हैं, ठीक है ना। ऊपर होता है शिक्षक, यहां होता है विद्यार्थी, यहां होता है पाठ्यक्रम, ये चलता रहता है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आता है हमारे सामने बाल विद्यार्थी या शिक्षक, मतलब शिक्षार्थी या बालक, ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक या शिक्षार्थी को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है, यानी जो शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है? बालक होता है या शिक्षार्थी होता है, जिसकी चारों ओर, यानी जैसे ये ए नाम का कोई बालक या शिक्षार्थी है, इसके चारों ओर जो शिक्षा का जो प्रक्रिया घूमती है, ठीक है, जो चारों ओर इसके, और जिस मुख्य बिंदु ये हो गया हमारा, ठीक है ना, इसके चारों ओर शिक्षा का क्षेत्र या वातावरण या आवरण कह सकते हैं, ठीक है ना। शिक्षा प्रक्रिया का प्रमुख अंग बालक होता है। यदि अपने बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह किसी विषय को आसानी से सीख सकता है, यानी इसमें कहा गया है कि बालक किसी ऐसे मतलब ज्ञान को प्राप्त कर ले, जैसे बच्चा फर्स्ट टाइम क्लास मतलब स्कूल जाता है तो उसको पता नहीं होता है कि स्कूल में कैसे बैठना होता है, टीचर आते हैं तो उसको खड़ा होना है या नहीं होना है, धीरे धीरे इन चीज़ों की सारी उनको जान, जैसे पीरियड खत्म हुआ टीचर क्लास के अंदर आते हैं तो मतलब गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी है विश करता है, तो शुरुआत पहले दिन से नहीं होती है, धीरे धीरे होती है, वो सीखता है। जैसे हम हमारे ऊपर ही उदाहरण ले लेते हैं कि हम स्कूल गए थे तो हमें प्रार्थना सभा में खड़ा किया जाता, हमें प्रार्थना नहीं आती लेकिन हम भी फिर भी कुछ ना कुछ बड़बड़ाते, ठीक है। धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आ जाता है कि हमें वो जो प्रार्थना जो प्रेयर होती है वो हमें पूरी याद होती है, ठीक है ना। तो अपने बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो किसी विषय को आसानी से सीख सकता है, ठीक है ना। आपको ABCD शुरुआत में बालक को देख के भाई आप ए फॉर एप्पल लिखो तो वो शुरुआत में नहीं लिख पाता है, लेकिन उसको धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है तो वो आसानी से A फॉर एप्पल B फॉर बॉय सब कुछ लिख सकता है, ठीक है ना। मतलब ज्ञान होने के बाद वो उस विषय को आसानी से सीख सकता है, ठीक है ना। कौन? शिक्षार्थी या बालक। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों को उनके बारे में ज्ञान प्रदान करता है। ऊंची कक्षाओं में बालक ये ज्ञान स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, जबकि छोटी कक्षाओं में ये ज्ञान बालक शिक्षक के माध्यम से प्राप्त करता है। बिल्कुल आसान सी लाइन है, ठीक है ना।
सीधी बात यह है कि हम छोटी क्लास में होते हैं ना, तो हमें सीखने की जरूरत होती है, ठीक है ना। हमारे टीचर है जो हमें एक एक शब्द जोड़ जोड़ के, जैसे राम घर जा रहा है, तो इस चीज को मतलब तोड़ तोड़ के हमें सिखाया जाता था, लिखाया जाता था। लेकिन हम जैसे ही 10th पास करने के बाद 11th 12th या आप ग्रेजुएशन में जाते हो, तो शिक्षक आपको छोटी छोटी बातें नहीं सिखाते, आपको एक टॉपिक का सारांश समझा दिया जाता है। जैसे मान लो शिक्षा मनोविज्ञान पे है, यदि छोटी क्लास में होते हैं तो हमें एक एक चीज लिखनी पड़ती है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आप अभी 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इसमें से नोट्स कैसे तैयार करना वो आप सबको पता होता है, आप आसानी से कर सकते हो। यही चीज हम मान लो 5वीं या 6ठी क्लास के बच्चों को दो, तो वो नोट्स इतना जितना हम कर सकते हैं उतना वो नहीं कर पाएगा, उसको गाइडेंस की जरूरत होती है। आप ऊंची कक्षाओं में गाइडेंस की जरूरत कम रहती है, ठीक है ना। तो ये तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये होता है एक शिक्षार्थी या बालक, यानी जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो कौन होता है? बालक। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो उसके अंतर्गत आपको ऑप्शन आएगा, सबसे पहला ऑप्शन आएगा शिक्षक, ठीक है ना। आपको शिक्षक नहीं करना है, शिक्षा का केंद्र बिंदु हमेशा बालक ही रहता है, ठीक है ना। शिक्षक की दूरी होती है ना, वो शिक्षक होते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षक का केंद्र बिंदु वो बालक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें अगला जो हमारा टॉपिक है, बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, यानी एक बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, ठीक है। बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, तो सबसे हमारा पहला पॉइंट है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण का ज्ञान, यानी बालक के जीवन में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। तो पहला पॉइंट आता है हमारे सामने कि वंशानुक्रम और वातावरण का ज्ञान। इसमें क्या होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से बालक खराब वातावरण से अपने को दूर रखने का उपाय कर सकता है। जैसे हमने देखा होगा हमारे घर परिवार में छोटा बच्चा होता है ना, हम उसको डराते हैं तो वो अपनी मम्मी के पास चला जाता है, अपनी दादी के दादा के, जो भी उसको लग रहा है कि हाँ मैं इनकी जगह पे सेफ हूँ, वो दौड़ के उनके पास चला जाता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, अचानक ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए जो उसको देख के डर रहा है, तो वो तुरंत भागता है। किसके सामने भागता है? जिससे उसको लग रहा है कि हाँ इसके पास जाने से मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा महसूस नहीं हो, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि वंशानुक्रम और वातावरण के माध्यम से बालक को लग रहा है कि यहाँ मुझे खतरा है, तो वो उससे दूर रहने का उपाय कर सकता है, ठीक है। फिर आता हमारा दूसरा कि मानसिक क्रियाओं का ज्ञान। मानसिक क्रियाओं के ज्ञान के अंतर्गत क्या होता है कि बालक को सीखने, स्मरण करने, तर्क करने, विचार करने आदि की मानसिक क्रियाओं का ज्ञान होता है, जिससे वह इस मानसिक क्रियाओं को सुधारने और आगे बढ़ाने का प्रयास भी कर सकता है। यानी मानसिक क्रियाओं का ज्ञान होना शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक बालक को सीखने, यानी जो चीज जैसे शुरुआत में कक्षा में वो ABCD सीख रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसको 2 या 3 वर्ड की, ऐसे 4 वर्ड की मीनिंग तैयार करेगा, ठीक है ना। उसमें वो निरंतर प्रयास करेगा और निरंतर उसमें सुधार होता जाएगा। स्मरण करने मतलब किसी चीज को याद करने में शुरू में उसे बहुत मतलब कम याद होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी याददाश्त बढ़ती जाती है। तर्क करने में यदि उसको कोई चीज समझ में नहीं आए तो वो अपना विचार कहना नहीं सर ये ऐसा नहीं होगा, ये इस तरह से होगा, मतलब आपके सामने वो तर्क वितर्क करने की क्षमता उसमें होती है। विचार करने आदि की मानसिक क्रियाओं उसको ज्ञान होता है, जिससे वो मानसिक क्रियाओं के माध्यम से, ठीक है ना, जो आगे उसको सुधार भी करना है और आगे बढ़ने का भी उसमें वो प्रयास करता रहता है। किसके? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, जो मनोविज्ञान का महत्व है बालक के जीवन में, उसके अंतर्गत। फिर है तीसरा हमारा योग्यता एवं क्षमता का ज्ञान। इसमें क्या कह रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा बालक को उसकी योग्यताओं एवं क्षमताओं का ज्ञान होता है, जिसकी सहायता से वह अपने अनुकूल विषय चुन सकता है और अपनी कमियों को दूर कर सकता है। सीधी सी बात है कि जैसे हम बड़ी कक्षा में, जैसे 8वीं 9th या 10th क्लास पास करने के बाद हमें खुद को पता होता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है। हम आर्ट्स बैकग्राउंड में जाते हैं, साइंस बैकग्राउंड में जाते हैं या फिर कॉमर्स, यानी हमारी रुचि के अनुसार। यदि देखो मेरी मैथमेटिक्स कमजोर है
तो मैं आर्ट्स बैकग्राउंड चॉइस करूंगा। यदि मुझे लग रहा है कि नहीं मेरी साइंस मैथमेटिक्स अच्छी है तो मैं साइंस बैकग्राउंड के अंतर्गत आगे मैं प्रवेश लूंगा। यानी वो खुद के परीक्षण के माध्यम से और अपनी क्षमताओं के आधार पर जिसकी सहायता से वो अपने अनुकूल विषय चुन सकता है। ऐसा ना हो कि भाई मुझे साइंस या मैथमेटिक्स मुझे समझ में नहीं आ रही है और मैं मतलब विपरीत मेरे समझ में नहीं आ रही है वही चीज मैं आगे ले लूं, तो फिर क्या है वो मेरे लिए नकारात्मक या मेरे ऊपर हावी होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे अंतर्गत इतनी समझ आ जाती है कि हमें कौन सा विषय लेना है, कौन सा क्या करना है, वो सारा हम आराम से चुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई। क्या है कि बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व ये इस प्रकार होता है कि वो अपने स्व विवेक से अपनी क्षमताओं के आधार पर किसी विषय का चयन कर सकता है। ठीक है ना, वो अपने विचार, तर्क, स्मरण शक्ति आदि को मतलब और आगे बढ़ा सकता है। ठीक है ना, खराब वातावरण को देखकर अपने आप को उस खराब वातावरण से दूर करने का उपाय भी ढूंढ सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। यहां से क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा थर्ड ग्रेड के अंतर्गत। देखो थर्ड ग्रेड के अंतर्गत साइकोलॉजी के सीधा सीधा फैक्ट आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सीधे फैक्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ परिभाषा पूछ सकते हैं कि इस परिभाषा किसने दी या स्किनर ने कौन सी परिभाषा दी, ये चीजें फैक्ट पूछ सकते हैं। लेकिन इस तरह के वातावरण में ठीक है ना, आपसे सीधा घुमा के प्रश्न पूछे तो आपको पूरा फैक्ट याद करना है कि बालक के जीवन में मनोविज्ञान का क्या महत्व होता है, इसके अंतर्गत बालक क्या क्या कर सकता है। ठीक है, वैसा ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे हमारा जो चौथा पॉइंट है उसमें कहा है कि मूल प्रवृत्तियां व रुचियों का ज्ञान। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से बालक को उसकी रुचि, मूल प्रवृत्ति का ज्ञान मनोविज्ञान की सहायता से होता है। कोई भी व्यवहार उसकी रुचि एवं मूल प्रवृत्ति के अनुसार होता है। इस प्रकार वह अपने व्यवहार में नियंत्रण भी कर सकता है। यानी मनोविज्ञान के माध्यम से बालक के अंतर्गत जो रुचि, जैसे मुझे खेलने का इंटरेस्ट है, ठीक है ना, तो और मेरी रुचि है किताब पढ़ने की, ये मेरी मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत है। ठीक है ना, तो उसी को मैं अपने व्यवहार के अंतर्गत उसको डाल लूंगा। ठीक है, और इस व्यवहार के माध्यम से मैं उसके ऊपर नियंत्रण भी कर सकता हूँ, उसको आगे भी बढ़ा सकता हूँ। चौथा पॉइंट है हमारा पांचवा है कि आत्म मूल्यांकन एवं मापन की विधियों का ज्ञान। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से मैं अपने आप का मूल्यांकन स्वयं कर सकता हूँ। ठीक है ना, और जो मापन की विधियां, यानी मैं अपना मूल्यांकन किस आधार पर करूं, वो सारी चीजें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। इसमें कहा गया है कि बालकों को स्वयं मूल्यांकन एवं मापन की विद्या का ज्ञान मनोविज्ञान की सहायता से हो जाता है, जिससे वह किसी भी विषय में अपनी स्थिति का अंदाजा लगाकर उसमें प्रगति कर सकता है। यानी मैं अपना स्वयं मूल्यांकन कैसे कर सकता हूँ, जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, या मेरे अंदर जो लिखने की मतलब अच्छी क्षमता है, या मैं एक अच्छा बोल सकता हूँ, उसमें मूल्यांकन मैं स्वयं करके उसको मैं आगे भी बढ़ा सकता हूँ कि हाँ इसमें कहाँ कहाँ कमियाँ रह रही, उसमें मैं सुधार भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक बालक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, यह सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। आराम से आपको वापस रिपीट करना है। ठीक है ना, इस चीज को आप आराम से अपने ऊपर लेके आप पढ़ोगे तो शिक्षा मनोविज्ञान मतलब मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है उसको आप अपने ऊपर हावी मतलब अपने ऊपर लागू करो कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ। ठीक है ना, मेरी रुचि क्या है, मैं उस रुचि में किस प्रकार से मतलब अपडेट कुछ नया या प्रगति कर सकता हूँ। तो अपने ऊपर लेके आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आसानी से ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। इसमें ऐसी टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे आता है हमारा शिक्षक। ठीक है ना, शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी। ठीक है ना, क्या है धुरी है, कौन, शिक्षक है। ठीक है, शिक्षक का संबंध
पूर्व में ये धारणा, यानी आज से जो प्राचीन काल के समय ये धारणा होती थी कि एक सफल शिक्षक के लिए अपने विषय का ज्ञान होना ही काफी है। यानी प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षा पद्धति थी वो गुरुकुल में थी, आश्रम में थी। तो वहाँ क्या होता था कि जैसे मैं मनोविज्ञान का जो शिक्षक हूँ तो मुझे पूरा मनोविज्ञान सब्जेक्ट पर मेरी पूरी पकड़ होनी चाहिए, ये थी पूर्व की धारणा। लेकिन वर्तमान में क्या होता है, किंतु आज बाल केंद्रित शिक्षा में एक सफल शिक्षक के लिए विषय का समुचित ज्ञान, शिक्षार्थी का ज्ञान, शिक्षण विद्या का ज्ञान तथा शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का ज्ञान आवश्यक है। इस प्रकार के ज्ञान में मनोविज्ञान का विशेष महत्व होता है। यानी एक सब्जेक्ट के रूप में मेरी नींव पकड़ अच्छी है, ठीक है ना। ये थी मेरी पूर्व धारणा। जो प्राचीन काल जो शिक्षा पद्धति चल रही थी उसमें होता था कि आपका उस विषय के ऊपर कितना पकड़ है, ठीक है, तब आप एक अच्छे शिक्षक कहलाते थे। लेकिन वर्तमान में जो हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें एक सफल शिक्षक के लिए क्या क्या आवश्यकता है कि अपने विषय का समुचित ज्ञान, मतलब उस विषय का आपको ज्ञान पूरा होना चाहिए, साथ ही साथ आपको शिक्षार्थी का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। आपको विद्यार्थियों की पहचान करनी आनी चाहिए कि क्लास में अलग, हर एक बच्चा अलग अलग तरह का होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ा रहे हो वो हर बच्चे को समझ में आ रहा है। देखो क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जिसको एक बार समझाने में समझ आता है, कुछ को होता है 2 बार, कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको 3 से 4 बार समझाना पड़ता है, फिर भी वो पूरा समझ नहीं पाते हैं। इस तरह से आपको शिक्षार्थियों का आपको पास ज्ञान होना जरूरी है। फिर आता है शिक्षण विद्या का, मतलब आपके पास ऐसी ऐसी शिक्षण विद्या होनी चाहिए जिसके माध्यम से बच्चे को वो जो आप ज्ञान दे रहे हो, जो टॉपिक पढ़ा रहे हो, जो अध्याय आप पढ़ा रहे हो कक्षा के अंतर्गत, उसको आप पूर्ण रूप से समझ में आना चाहिए। जैसे अलग अलग सहायक सामग्रियों का आप किस प्रकार से यूज कर सकते हो, ठीक है ना, जिसके माध्यम से आप बच्चा को वो टॉपिक अच्छे से समझा सकते हो, ठीक है। फिर शिक्षण विद्या के साथ साथ क्या, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य, मतलब आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो, जैसे मैं आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य है कि आपको 3rd ग्रेड शिक्षा भर्ती के अंतर्गत मनोविज्ञान में से एक भी पर्सन आपका गलत नहीं हो, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है ना। तो मेरा उद्देश्य होना चाहिए फिक्स, एक शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए कि मैं शिक्षक के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को समझ में आ रहा है और बच्चे समझ में आ रहा है, साथ ही साथ वो बच्चों के लिए भावी जीवन में किस रूप से काम आएगा ये चीज भी मेरे ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक मनोविज्ञान है फ्रोबेल। फ्रोबेल ने अपनी शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को भी बालो उद्यान का कुशल मालिकाएं, ये आप क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करो। ये पूछ सकता है कि शिक्षक को बालो उद्यान का कुशल मालिक किसने कहा है, तो फ्रोबेल ने कहा है, ठीक है ना। मतलब जो उद्यान होता है ना, ठीक है ना, उद्यान का जो उसके पास ज्ञान होता है वो उस उद्यान के मालिक के पास ही होता है कि कौन से पौधे को कितना पानी देना है, कौन से पौधे को कहाँ रखना है, किस तरह से इसका फूल कब तोड़ना है, इसका फल कब आएगा, वो सारी चीजें उस मालिक को पता होती है। तो इसी के आधार पर फ्रोबेल ने कहा है कि जो बालकों का जो उद्यान है उसका जो कुशल माली, यानी जो 100% परफेक्ट माली है वो शिक्षक ही होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा कि शिक्षक के लिए अपने मनोविज्ञान का महत्व दर्शाते हुए एक मनोवैज्ञानिक है कार्ल सेनेक, इन्होंने लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विशेष को यह निर्णय करने में सहायता देता है कि वह विशिष्ट परिस्थितियों में भी अपनी विशिष्ट समस्याओं का समाधान किस प्रकार करें। यानी ये जो मनोवैज्ञानिक है कालेसनिक, इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक विशेष को ये निर्णय करने में सहायता दे सकता है कि वह विशिष्ट, मतलब कुछ परिस्थितियां आपके सामने आपके अपोजिट भी हो जाए, फिर भी आप उस समस्याओं को किस प्रकार से समाधान कर सकते हो, ये आपके अंतर्गत एक खूबी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, फ्रोबेल की ये परिभाषा आप याद कर लेना, ठीक है ना। और आपसे पूछा जाए कि शिक्षक है मनोविज्ञान के अंतर्गत तो दूरी, ठीक है ना। और शिक्षक वर्तमान में किस तरह से, मतलब एक शिक्षक होने के लिए आपके अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपका विषय पर समुचित ज्ञान होना चाहिए, शिक्षार्थी का ज्ञान होना चाहिए,
शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए और आप उनको विशिष्ट उद्देश्य मतलब किस उद्देश्य से आप उसको शिक्षण करवा रहे हो, ये भी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। जो चीज इंपोर्टेंट बता रहा हूं आप उसको हाईलाइट करके रखना, ठीक है ना, क्योंकि इनमें से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अब आता है शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। पहले आपने बात की थी कि एक बच्चे के लिए शिक्षा मनोविज्ञान में क्या महत्व है, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान उनके लिए क्या महत्व रखती है। अब बात करते हैं शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। तो सबसे पहला टॉप पॉइंट है हमारा स्वयं का ज्ञान व तैयारी। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक अपने स्वभाव, बुद्धि स्तर, व्यवहार, योग्यता आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार प्राप्त ज्ञान उसके शिक्षण कार्य को सफल बनाने में योगदान देता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से एक शिक्षक का स्वभाव, ठीक है ना, उसका बुद्धि स्तर, उसका व्यवहार, उसकी योग्यता आदि का वो ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार जो उसका ज्ञान प्राप्त होता है उसको शिक्षण कार्य में सफल बनाने के लिए उसका योगदान रहता है। ठीक है, अब आगे एक मनोवैज्ञानिक है स्किनर, वेरी इंपॉर्टेंट करके इस चीज को आप नोट कर लेना। इसका विचार है कि शिक्षा मनोविज्ञान है जो शिक्षकों की तैयारी का आधारशिला है। यानी जो एक शिक्षक को कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है ना, उसके लिए ये मनोविज्ञान जो विषय है वो आधारशिला के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान। इसके अंतर्गत बालक की प्रत्येक अवस्था में बालकों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेदनात्मक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करके उनके लिए शिक्षण विधियां तथा क्रियाओं का चुनाव करते हैं। यानी बालक की विभिन्न अवस्थाओं में, ठीक है ना, जैसे उसका बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, हर एक अवस्था में बालक का जो विकास होता है, उसकी जो सोचने की क्षमता होती है, उसका जो शारीरिक विकास है, उसका मानसिक विकास है, उसका सामाजिक विकास है और उसकी संवेगात्मक विकास है, वो अलग अलग होते हैं। बालक बाल्यावस्था में अलग होता है, किशोरावस्था में अलग होता है, युवावस्था में अलग होता है। उन सब की विशेषताओं को जो ध्यान में रखते हुए जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है या उचित मतलब उसी के आधार पर जैसा माहौल होता है उसके आधार पर आपको शिक्षण विधियों का प्रयोग करके एक शिक्षक आपको अध्ययन करवाता है। इसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान आपके लिए उपयोगी है। किसके लिए? शिक्षक के लिए। अब बात करते हैं हम आगे, जो तीसरा पॉइंट है हमारा कि बालक के स्वभाव और व्यवहार का ज्ञान, ठीक है ना। इसके अंदर क्या आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इन दोनों बातों का आधार बालक की मूल प्रवृत्तियां और संवेग है। शिक्षक मनोविज्ञान की सहायता से बालक की मूल प्रवृत्तियां और उसके संवेगों का ज्ञान प्राप्त करता है, वह इनका उत्तम शिक्षण एवं निर्देशन में सफलतापूर्वक प्रयोग करता है। यानी बालक की मूल प्रवृत्ति क्या है, ठीक है ना, ये भी उसे शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से पता चलती है। ठीक है, उसके क्या संवेग है, आप बालकों के जो उनकी इच्छाएं, ठीक है, उनको किस चीज की आवश्यकता होती है, उनके संवेग को आप नहीं जान पाओगे तो आप उचित रूप से शिक्षण नहीं करवा पाओगे। ठीक है, फिर हमारा जो चौथा पॉइंट है कि बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक, किस प्रकार सहायक तो शिक्षा मनोविज्ञान के एक जो टीचर होता है वो उचित वातावरण प्रदान करके बच्चों का बौद्धिक विकास में, शारीरिक विकास में, उसके मानसिक विकास में जितना सहयोग एक टीचर का रहता है उतना सहयोग किसी का भी नहीं रहता है। इसीलिए बच्चों का जो हाव भाव, उसका जो चरित्र, जैसे एक क्लास में होते हैं बच्चों को सिखाया जाता है कि आप चोरी नहीं करोगे, आप झूठ नहीं बोलोगे, आप किसी मतलब हर चीज़ लेने, जैसे आप अपने पड़ोसी या अपने सहपाठी से पेंसिल भी ले रहे हो तो उसे पूछ के लेनी है। ये कौन बताता है? शिक्षक बताता है। ठीक है ना, वही ज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वो अपने भावी जीवन में उसका उपयोग करते हैं। बड़ा होकर ऐसा नहीं कि आज मैंने बिना पूछे कोई चीज़ ली है, कल भी मेरी यही आदत रहेगी, मैं बिना पूछे कोई और चीज़ ले सकता हूँ जो मेरे जीवन के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। तो एक बालकों का जो चरित्र निर्माण करने में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है? शिक्षक की। कि बालकों को कक्षा के अंतर्गत उनको सिखाया जाता है कि आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए, ठीक है, आप हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपसे बड़े और आप उनसे मतलब सही तरीके से बात नहीं करो,
आप यदि उनसे अच्छे तरीके से बात करोगे तो ये आपके एक चरित्र की आपकी एक विशेषता दर्शाएगा। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान। ये बालक को क्या चाहिए? प्रेम, आत्मसम्मान। मतलब कक्षा के अंतर्गत हम जाते हैं, ठीक है ना, आप भी जाओगे कक्ष के अंतर्गत, तो बालकों से आप रूडली बात करोगे ना तो बालक आपसे दूर होते जाएंगे। बालकों को आप मतलब एनी टाइम आप पनिशमेंट देते रहोगे तो बालक आपसे मतलब नजरें छुपाते रहेंगे। बालकों को क्या है, उनसे प्रेम से बात करना, उनके आत्मा, ऐसा नहीं हो कि किसी बालक को आगे बुला लिया और उसकी आप बेइज्जती कर रहे हो, नहीं, उसको उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। तो क्या कहता है ये कि बालकों की जो आवश्यकता है वो ज्ञान, मतलब किस बालक को कब जरूर मतलब अच्छा काम करता है तो उसको आगे बुला के प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको पुरस्कार देना चाहिए, ताकि उससे सीख के दूसरे बालक भी कहेंगे कि हाँ मैं भी ये काम करूं, ताकि मेरे जो शिक्षक है वो मुझे आगे बुला के मेरा सम्मान करेंगे या मुझे पुरस्कार देंगे। इस चीज का भी ज्ञान आपको मनोविज्ञान के माध्यम से शिक्षक को होता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए इतना महत्वपूर्ण होता है। फिर हम बात करते हैं आगे, जो हमारा छठा पॉइंट है उसमें कहा है कि बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है कि हर एक बालक एक समान नहीं होता है। कोई दुबला होता है, कोई मोटा होता है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, कोई छोटा होता है, किसी को याद करने में आसानी होती है, किसी को याद करने में इतना आसानी, क्योंकि वो एक होता है कि एक बार बोलने से उसको याद हो गया। एक विद्यार्थी ऐसा है उसको मान लो 5 बार भी समझाएंगे लेकिन वो पूरा याद नहीं कर पाएगा। तो विभिन्नताओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप एक कक्षा के अंतर्गत आपका जो शिक्षण कार्य है वो सुचारू रूप से या प्रभावी रूप से लागू कर सकते हो। इसमें कहा गया है कि सभी बालक एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी रुचियां, उनकी योग्यता, बुद्धि, कार्य करने की क्षमता आदि में अंतर होता है। ठीक है ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति की रुचि नहीं होता है वो क्रिकेट खेले, और हर एक विद्यार्थी की रुचि नहीं होती है कि वो पुस्तक पढ़े, हर एक विद्यार्थी की रुचि नहीं है कि वो नृत्य करे या संगीत का गायन करे, या हर एक विद्यार्थी की रुचि लिखने में नहीं होती है। ठीक है ना, और उनकी योग्यताएं अलग होती हैं। ठीक है ना, उनका जो बुद्धि वो लेवल अलग होता है। कार्य करने की क्षमता, जैसे किसी को होता है कि जैसे सर ने जो भी सिखाया है वो आप हैंड टू हैंड आप उसने अपनी कॉपी में लिख लिया। कोई होता है कि नहीं मैं घर जाके लिखूंगा, कोई होता है कि नहीं मैं मेरे दोस्त से कॉपी मांग के ले लूँ। मतलब कार्य करने की क्षमता हर एक विद्यार्थी की अलग अलग होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में तभी सफल हो सकता है जब उसे बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान हो, और ये ज्ञान उसे शिक्षा मनोविज्ञान ही प्रदान कर सकता है। यानी एक बालक के बारे में जानने के लिए हमें शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही पता चलता है कि बालकों के अंदर कौन कौन सी विभिन्नताएं होती हैं, उनके क्या अलग अलग विचार होते हैं, उनकी बुद्धि का लेवल क्या होता है, वो सारा का सारा शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही एक शिक्षक को प्रदान किया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा 7वां टॉपिक, बालकों का व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास। यानी बालक का जो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में जितना एक शिक्षक की भूमिका होती है उतना किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं होती है। क्योंकि शिक्षा मतलब एक बालक को कक्ष में ना कि सिर्फ बौद्धिक ज्ञान दे, उसको व्यवहारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारे ज्ञान उसको उस कक्ष के अंतर्गत शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। कक्षा की समस्याओं का ज्ञान, यानी एक अध्यापक को कक्षा में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। जैसे पर्याप्त रूप से लाइट नहीं है, या कक्षा का माहौल बच्चे मतलब चिल्ला रहे हैं, या बच्चों का जो बैठने का तरीका सही नहीं है, या हमारे पास लिखने के लिए चौक या पेन या पेंसिल उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना, कौन कौन सी पर्याप्त रूप से रोशनदान नहीं है, या हवा का मतलब उसमें कमरे के अंतर्गत सही तरीके से हवा का आना नहीं है। वो सारी समस्याओं का ज्ञान किसको होना चाहिए? एक शिक्षक को होना चाहिए। तभी वो, यदि इसका ज्ञान नहीं है और वो सीधा है बोर्ड पे पढ़ा दिया, बच्चा ये पढ़ा दिया और ये लिख के आ जाना, ये कर लेना, ऐसे में वो अपना जो शिक्षण कार्य को प्रभावी रूप से बच्चों के ऊपर लागू नहीं कर सकता है। ठीक है ना, तो एक अच्छे शिक्षक के लिए ये जरूरी है कि वो कक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है कि अनुशासन स्थापित करने में सहायक।
एक टीचर की खास विशेषता होती है कि कक्षा के अंतर्गत अनुशासन को कैसे बनाया जाए। आप हमेशा कठोर दंड देख के आप अनुशासन को लंबे समय के लिए आप नहीं रख सकते हो। आपको बच्चों के साथ बच्चों के रूप में ही आपको पेश होना, ऐसा नहीं आप पूरे टाइम बच्चों के ऊपर चिल्लाते रहो, उनको मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कहते रहो कि जिससे बच्चों का मनोबल गिरता रहे, ठीक है ना। आपको कक्ष के अंतर्गत प्रोत्साहन भी बच्चों को देना चाहिए, हाँ दंड की जगह दंड भी देना चाहिए, ठीक है ना। अनुशासन, जो बच्चे साफ सुथरे हैं उनको सम्मान करना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी बातें कौन सिखाता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत एक शिक्षक को सिखाता है। फिर आता है उपयुक्त शिक्षण विधियां का प्रयोग, ठीक है ना। मतलब एक शिक्षक को ये पूरा ज्ञात होना चाहिए कि मुझे कक्ष के अंतर्गत किस तरीके से मैं पढ़ाऊं, कौन कौन सी मैं विद्या लागू करूं, जिसके माध्यम से जो पढ़ा रहा हूं वो टॉपिक सभी बच्चों को एक साथ समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसके लिए आप मतलब जो आपकी विद्या होती है उसमें आप बोल के भी सिखा सकते हो, ठीक है ना। आप पैनल के माध्यम से कुछ चीज़ें दिखा के भी सिखा सकते हो, आप चार्ट या मतलब प्रोजेक्ट के माध्यम से भी आप उनको सिखा सकते हो। तो ये एक शिक्षक को पूरा ज्ञात होना चाहिए कि जो शिक्षण कार्य करवा रहा हूँ उसको किस रूप से प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। ये शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ही एक शिक्षक को ज्ञात होता है, ठीक है। आज हमने पढ़ा है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की क्या प्रवृत्ति है, उसके अंतर्गत बालक और शिक्षक का क्या योगदान रहता है, शिक्षा मनोविज्ञान उनके लिए क्या महत्वपूर्ण योगदान देती है, ये सारी चीज़ें आज के हम सेशन में पढ़ी है, ठीक है ना। इस वीडियो को आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, आपको मुझे पूरा भरोसा है जो मैंने आज शिक्षण कार्य करवाया है वो बहुत ही शानदार तरीके से कराया है। और आप इस वीडियो पर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे देते रहें ताकि मैं और ज़्यादा उत्साह के साथ आपके सामने नए वीडियो के रूप में मैं पेश होता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आप कमी ना रखें, क्योंकि जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे उससे मैं 4 गुना आपको मैं ये कंटेंट बहुत ही शानदार रूप से पेश करने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।